हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे $40,000 भी पार नहीं करेगा बिटकॉइन। लेकिन अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने यही बोला था कि जो 40,000 है ना, वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो हो सकता है लेकिन टेक्निकली रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। और ये अटकेगा 42 से $42,500 पर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हमने ये भी बोला था आपको कि $36,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगी और फिर वो एक सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। तो ये होता है टेक्निकल्स का कमाल। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कई बार तो टेक्निकल्स काम ही नहीं करते। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। कई बार नहीं करते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपके काम आते हैं और इनसे आप सीखिए। और फिबोनाची की रेशियो के हिसाब से हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको मिलनी चाहिए और ये यहाँ पे फेस आपको देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं या जो ये माहौल बन रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या जो हमारी गवर्नमेंट है कोई कड़ा एक्शन, बड़ा एक्शन ले सकती है। क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत इस बारे में सुनने को मिला और बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे थे ये बाइनेंस, कूकॉइन, बायबिट, इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर कोई लगाम लग सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और क्या निकल के आया है हमारे पार्लियामेंट के अंदर से उसके लिए एक सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछे और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आया उसको समझना ज़रूरी है और हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए उसको भी समझाने की मैं यहाँ कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है हमारी बातें समझ में आती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और वीडियो को तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन शुरुआत मैं पॉजिटिव ही करूँगा। और पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2024 के लिए बहुत अच्छा माहौल यहाँ बनाया जा रहा है। दिसंबर के अंदर जैसा उम्मीद थी कि अमूमन जब भी अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, अगर हमारा अक्टूबर और नवंबर ग्रीन के अंदर होता है तो दिसंबर उसको फॉलो करता है। पिछले 5-7 साल का तो यही रिकॉर्ड कहता है। अब यहाँ पर 2024 को लेके हाल्विंग से पहले बहुत सारे लोगों की प्रिडिक्शन आनी शुरू हो गई है, माहौल बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर अगर मैं एक और जो शख्स हैं ब्लॉक स्ट्रीम के सीईओ, उनका कहना है कि भैया अप्रैल के अंदर ही $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है, हाल्विंग पे या हाल्विंग से पहले। हमने आपके साथ में एक एक हिस्टोरिकली जो अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी उसके हिसाब से भी एक रेंज बन रही थी जो हाल्विंग या हाल्विंग से पहले $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। हमारी शायद पहले या दूसरी तारीख की दिसंबर की वो वीडियो थी। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो वो वीडियो हमारी देख लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटा सार उसके अंदर क्या था जो मैं आपको बता दूं। बिटकॉइन जब 3 कैंडल लगातार, क्योंकि सितंबर की ग्रीन रही, अक्टूबर की ग्रीन रही, नवंबर की ग्रीन रही, जब 3 कैंडल लगातार ग्रीन के अंदर क्लोज करता है तो एक बार ही शायद ऐसा हुआ है चौथी कैंडल ग्रीन में ना हो और वो था 2017 का टॉप। नहीं तो लगातार फिर 4, 5, 6, 3-4 कैंडल और बनाता है और अमूमन बिटकॉइन का प्राइस 200, 300, 350 बल्कि 500% तक का रिटर्न दे सकता है। तो यानी कि ये कमाल होता है जब भी लगातार 3 कैंडल ग्रीन के अंदर होती हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए और उसके हिसाब से देखते हैं तो $1,00,000 बनता है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन जब ऐसी प्रिडिक्शंस आती हैं तो यहाँ पे लगता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग वही कैलकुलेशन को ले रहे हों। लेकिन हमारे लिए ये बिटकॉइन की प्रिडिक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की डेट के अंदर जो 2 चीज़ें हैं। एक शख्स क्या, एक कंट्री की बात करूं, वो है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पेटीएम चल रहा है ना, वहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके आप वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हो। बिटकॉइन और लाइटनिंग नेटवर्क बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं।
उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला था कि हम हर महीने जो है लगातार या शायद हर दिन की बात हो रही थी एक बिटकॉइन खरीदते रहेंगे। और यहाँ पर उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट आज तक की जो अभी रिसेंटली डाटा निकल के आया है, टोटल 1,30,000 $130 मिलियन वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। और आज की डेट में अभी आज से कोई अगर 30 दिन पहले उनसे पूछता तो हर कोई बोलता कि भैया 30 दिन 2 महीने पहले कोई पूछता तो हर किसी के मन में होता, अरे ये तो क्या गड़बड़ कर दिया, देश का प्रेसिडेंट ऐसी बातें कर रहा है और नुकसान करा दिया देश के पैसे का। आज वही लोग जब बिटकॉइन का प्राइस $40,000 पे है, वही तारीफ कर रहे हैं क्या उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ कर दी, जो लोग सोच नहीं सकते थे वैसा हुआ। क्योंकि लगभग एक एक कोई ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के अंदर नहीं है, लेकिन एवरेज करने के बाद आज की डेट में देखते हैं तो वो एक $1 मिलियन से ऊपर के प्रॉफिट के अंदर है। अब $1 मिलियन आप और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, लेकिन एक कंट्री के हिसाब से ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, चीज़ों को समझो। 40,000 पे बाइंग करके किसी ने 15,000 तक देखा हो तो चीज़ों को समझो। इससे एक आइडिया लगता है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत बड़ी हैं और हमें एक लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। तो टाइम लगता है चीज़ों को साथ के साथ करने के हिसाब से। अगर उस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं एल सल्वाडोर के, उन्होंने 4 दिसंबर को जो है शेयर किया टोटल इन्वेस्टमेंट $131 मिलियन की, और आज की डेट में 3.6 मिलियन, माफ़ कीजिएगा $1 मिलियन के प्रॉफिट में है, यानी कि 2-3% के वो प्रॉफिट के अंदर यहाँ अपने आप को बताते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इन सब से, क्योंकि ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये हलचल चल रही है, ऐसा माहौल बनता है तो लगता है कि यार सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो एक्चुअल में अच्छी बात है, वो ये है कि अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, अगर ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट की तरफ से या उनके सोर्स की तरफ से देखते हैं, ब्लैक रॉक और बिटवाइज की बात करते हैं, वो लगातार अमेंडमेंट्स कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और कल भी अभी अपडेट निकल के आ रही है कि उन्होंने अमेंडमेंट करके जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया। और ये क्यों हो रहा है आप बिल्कुल क्लियर समझिए कि बिल्कुल जो है कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार मीटिंग होना, लगातार अपडेट आना, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि बिटकॉइन के ETF आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आज 4-5 तारीख है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से 5 तारीख तक अगले जनवरी के अंदर वो डिसीज़न ले सकते हैं। तो आप समझ लीजिए अगले 30 से 40 दिन के अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और ऐसा लग सकता है कि हो जाए, बिटकॉइन ETF आ जाए। और इसी की वजह से हमें ये माहौल बन रहा है। और ये बिटकॉइन ETF ही है, जब ब्लैक रॉक ने फाइल किया था उसके बाद माहौल बनना शुरू हुआ, और 25 से आज हम $40,000 के ऊपर हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन ETF क्या कर सकते हैं। और अक्सर हमने आपसे एक बात बोली है, जब भी बुल रन आता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई चेहरा होता है। 2017 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, वो चेहरा था CBOE CME के जो फ्यूचर्स आ रहे थे बिटकॉइन को लेके, एक माहौल बना था, फ्यूचर्स आएंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो एक चेहरा बना। 2021 के बुल रन के अंदर एलॉन मस्क, इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर, टेस्ला ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसकी पेमेंट लेनी शुरू कर दी, बहुत कुछ हुआ, एक माहौल बनना शुरू हुआ। और इस टाइम पे वो चेहरा जो निकल के आ रहा है वो है बिटकॉइन के ETF। तो समझ लिए चेहरे चेंज हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें वही होती हैं। साइकिल के अंदर हमें बुल रन एक देखने को मिलता है, और उसकी ऐसे लग रहा है शुरुआत यहाँ होती दिख रही है। दोस्तों, ये सारी बात बताने का क्यों रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि बिटकॉइन यहाँ पे गिव अप क्यों नहीं कर रहा और ये क्यों बढ़ रहा है। लेकिन हमें समझदारी क्या दिखानी है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसको सीखिएगा। क्योंकि हम बोल सकते थे बहुत कन्वीनियंटली ये $38,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगी, इसको $40,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन जब चार्ट को पढ़ना सीख लोगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। और बहुत ही बेसिक अगर इंडिकेटर आपने सीख लिए, बहुत मैं चाहूँ तो पर्सनली बहुत फ्लैशी आपको चार्ट्स बना के दिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मेरी भाषा भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, और मेरे चार्ट्स भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, हर कोई आम आदमी उसको लगा के एकदम से यूज़ कर सके।
नहीं तो बहुत कुछ है टेक्निकल्स के अंदर, ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको देखे ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। वही है ना कि माहौल आता हो ना हो, लेकिन माहौल पूरा बन जाता है कि यहाँ पर अरे भैया यार ये तो ऐसे ऐसे इंडिकेटर यूज़ कर रहा है, पता नहीं क्या हिला देगा। लेकिन बेसिक जितना रखोगे, ट्रेडिंग का एक रूल है, जितना सिंपल अपने माइंड को रखोगे, जितना सिंपल अपनी ट्रेडिंग को रखोगे, उतना ही आपको क्लियर होगा। और जितना सिंपल आप अपने चार्ट को रखोगे और जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप फोकस करोगे, उतना ही आपके लिए माइंड क्लियर होगा। अब यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो थी, आपको भी पता थी, मुझे भी पता थी, मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया, मैंने लोगों को सिखाया, बताने की भी कोशिश की कि टॉप से बॉटम का अगर लेते हो तो 3 रेशियो हैं जिस पे इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है। पहला है 0.382 जो लगभग 36,000, जैसा कि अभी आपको चार्ट में दिख रहा है, $36,000, $35,800 के वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर ये सपोर्ट का काम कर रहा था। फिर दूसरी थी 0.5, अगर आप देखते हो यहाँ पर, जो लगभग $42,200 के आसपास आती है। अब यहाँ पर जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 42 से $42,500 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगी, बिटकॉइन अभी इस टाइम पे वहीं पे फेस कर रहा है और विद इन नो टाइम $40,000 को हमने इसको ब्रेक करते देखा। और आप देखो 24 घंटे के अंदर ही ये उस लेवल पे पहुंच के अब यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस की वजह से है, आप समझिएगा। और अगर वीकली और मंथली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप समझ लीजिए हाल्विंग से पहले भी हमें $48,000 बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन ETF की बात आ जाती है, कुछ अनाउंसमेंट आ जाती है, तो उससे पहले महीने 2 महीने के अंदर भी हमें 48 से $50,000 ये लगता दिख सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रेशियो है 0.618, वो टेक्निकली गोल्डन रेशियो मानी जाती है। अगर उसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो ये आपको बहुत जल्दी ही ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट करता दिख सकता है। टेक्निकली पहले ऐसा हुआ है। अब यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है, हो सकता है कुछ टेम्परेरी, क्योंकि RSI भी अब जो है ओवरसोल्ड की तरफ दिखा रही है। यहाँ पे टेम्परेरी ये ब्रीद आउट करता दिखे और ये जो रेंज है $4-5,000 की, इसके ऊपर नीचे होके यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीद करता है। हम भी चाहते हैं कि भैया यहीं थोड़ा टिका रहे, उसका एक रीज़न है क्योंकि हमारे ऑल्ट कॉइन्स को अब ये यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता है $40,000-42,000 के बीच में, तो ऑल्ट कॉइन्स को पूरा मौका मिलेगा यहाँ पे अब अगली चाल चलने का। तो आपने जो कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं तो हमें लगता है उनका नंबर भी जल्दी आएगा। बस यहाँ थोड़ा सा जैसे बिटकॉइन के अंदर पेशेंस दिखाया है, उसमें दिखाने की आपने कोशिश करनी है। इथीरियम की बात करता हूँ, यहाँ पर जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वो उसी चाल पे है, लगभग $2,200 के आसपास, $2,250 के आसपास चल रहा है। लेकिन इसके जो टारगेट देखते हैं वो हम 2375 से लेके $2,400 अभी शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। नहीं तो बड़े बड़े कॉइन्स अगर आपके डिप में हैं, जैसे हमने पहले भी शेयर करें, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उनके अंदर भी एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। तो समझिएगा ये जो जोन है इस टाइम पे, ये यहाँ पर $42,500 $42,000 एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हमारे लिए एक और पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन डेली कैंडल के में से बेटर रहेगा अगर वीकली कैंडल वहाँ क्लोज कर जाए तो एक अलग ही मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे हो सकता है ये सपोर्ट का काम करे। अभी अगर यहाँ से करेक्ट करता है तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर $36,000 पे इसको है ही। और एक अगर चैनल को देखते हो जिसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, उसको भी, चैनल को भी ब्रेकआउट करता हुआ दिखा। और जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो हमने यहाँ पे बिटकॉइन का खेल देखा। ये तो थी सारी बिटकॉइन को लेके बात, और मुझे लगा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है ना, समझ में आती हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए। आपको कोई फ़ायदा हुआ तो बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। लेकिन दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस से रिलेटेड है। इंडिया के अंदर इंडियन एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन उससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो ही रहा है ना। TDS मिल रहा है और टैक्स का पता चल पाता है, क्योंकि उन्होंने भी एक लिस्ट जारी करी कि बड़ी बड़ी कंपनी जो भी एक्सचेंजेस हैं, ज़्यादातर जो एजेंसी है गवर्नमेंट की उसके साथ में टाई अप के अंदर है। लेकिन यहाँ पर बात आती है जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको क्रिप्टो करेंसी हम कहते हैं, VDA, जो रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ में, वो लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, आपको साइड में दिख रही होगी। लेकिन इसके अंदर देखोगे ज़्यादातर कोई भी बड़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है।
बड़ा क्या, कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है। जैसे बाइनेंस हो गया, आपका कूकॉइन हो गया, ओकेएक्स हो गया, या आपका बायबिट हो गया। यहाँ पर संसद के अंदर अनस्टार्ड क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं, अनस्टार्ड और स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जब कोई सांसद पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से पूछता है कि भैया इसका जवाब दो, तो और जो है उनका जो मिनिस्टर होते हैं या जो भी होते हैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट के, वो संसद के अंदर ही जवाब देते हैं। लेकिन अनस्टार्ड के अंदर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आपने पूछे सवाल और वो आपको एक डेट पे उसका रिप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो श्री कृष्णा जी हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से पूछा था 2-3 बातें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन वाइज मैं आपको समझाने के पहले 3-4 बात बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था। डिटेल्स बताइए, जो भी रजिस्टर्ड हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या CFT की गाइडलाइंस के जो रिपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, या आपके लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, पहली बात। और ये क्या गाइडलाइंस जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, ऑफशोर मतलब यानी कि इंडिया से बाहर, जो इंडिया की ज़मीन पे नहीं है, और जो इससे कि मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, वेदर ये सारी चीज़ें उन पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं कि नहीं, अगर होती हैं तो उसके बाद क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो इसके लिए क्या एक्शन लिए जा सकते हैं जो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के हिसाब से। अब यहाँ पे पंकज चौधरी जी थे, जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर फाइनेंस है, उनकी तरफ से रिप्लाई आया, द डिटेल्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, जो VDA कहते हैं, आर एनक्लोज्ड एज एनेक्चर। जो भी कौन कौन से लिस्ट है वो उन्होंने सारी बता दी। साथ के साथ में B to D जो भी उन्होंने पूछे थे, जो बाहर के एक्सचेंजेस हैं, यस, जो भी गाइडलाइंस हैं वो जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज हो या इंडियन एक्सचेंज हो, जो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के यूज़र जो हैं, उन सब पे लागू होती है। अब यहाँ पर जो इंडियन मार्केट के अंदर हैं, अब द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेंस फॉर द सेड VDA SP हैज़ बीन इनिशिएटेड। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या है, जो प्रोसेस है रजिस्टर कराने का वो ऑलरेडी चालू है, इनिशिएट कर दिया गया है। और आपको पता है, जैसे लिस्ट बताई, इंडियन एक्सचेंजेस तो रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पर जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे रजिस्टर्ड कीजिए और अपना जो डाटा है यहाँ पे भी शेयर कीजिए, ताकि टैक्स के हिसाब से सारी चीज़ें हो सके, या जो गाइडलाइंस होती हैं सिक्योरिटी को लेके वो किया जाए। अब यहाँ पर एक और लाइन, अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शैल बी इनिशिएटेड ऑफ इन केस जब अगर कोई कंप्लायंस नहीं करता है। अब यहाँ पर मोटी मोटी बात समझिए, ऑफशोर एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गया, कूकॉइन हो गया, बड़े एक्सचेंजेस हो गया, अब वो यहाँ रजिस्टर्ड तो है नहीं, यहाँ पे ऑपरेट नहीं करते हैं। इंडियंस जो हैं वहाँ पे ट्रेड करते हैं, और कई लोग इसलिए करते हैं कि जो हम TDS ना देना पड़े, और हमें टैक्स के लिए भी थोड़ा सा बहुत सारे लोग कंसर्न दिखाते हैं, कई लोग ईमानदारी से भरते भी हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनको बोला जाए कि भैया आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिए, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ में कंप्लायंस कीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे आपको ट्रेड करने नहीं देंगे। एक अभी किस्सा आया था, जैसे कि बाइनेंस की बात करते हैं, बाइनेंस USA के लिए, एक USA के अंदर बाइनेंस ने एक्सचेंज बनाया था, बाइनेंस US करके। ऐसे ही जो फिलीपींस है, बाइनेंस के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप जो है ऑथराइज नहीं हो, या लोग जो है आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सको, तो ये उन्होंने वहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं फाइनेंस या कोई बड़े जितने भी एक्सचेंजेस हैं, अपना डाटा शेयर नहीं करते हैं, इन शॉर्ट डाटा शेयर नहीं करते हैं, तो हो सकता है उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न है, रिस्ट्रिक्शन आएगी तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी क्रिप्टो का क्या होगा। दोस्तों, सबसे बेस्ट तो यही है कि जो भी आप कर रहे हो उसको सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखो, गवर्नमेंट के साथ में सारी चीज़ें अपनी शेयर करो, ताकि कल को कोई बात हो तो आपके पास जस्टिफाई करने के लिए रहे। नहीं तो ये सारी चीज़ों के अंदर इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो भैया यू नेवर नो, आपके साथ भी होगा तो सबके साथ ही होगा जो जो वहाँ ट्रेड कर रहे हैं।
और अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इन एक्सचेंजेस को यहाँ पे जो है ट्रेड करने अलाउ ही ना करें कि सर्विस दे सकें अपनी। और जैसे कि ऐप स्टोर पे से उनकी एप्लीकेशंस हैं वो हटा दी जाएं कि आपके लिए, जैसे इंडिया के अंदर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे टिकटॉक हो गया था, ऐसी एप्लीकेशन ही हटा दी जाएं। एप्लीकेशन नहीं होगी और जो उनके कहते हैं ना कि आईपी एड्रेसेस ही नहीं ट्रेस कर पाओगे तो ट्रेड ज़्यादातर लोग करेंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग खुराफाती दिमाग होते हैं, वो कुछ कर ले तो कर लें। तो यहाँ पे ऐसी ये वर्स्ट सिचुएशन के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से बात चल रही है देर सवेर में सारे एक्सचेंजेस पूरी दुनिया में कंप्लायंस होते यहाँ पे दिखेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएगा। लेकिन हाँ, चीज़ें अगर आप सबसे ट्रांसपेरेंट करके रखोगे, सारी चीज़ें सही करके चलोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ है। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अब टीडीएस नहीं कटता है, टीडीएस आपको काटना पड़ता है। और टीडीएस काटने के लिए आइडेंटिटी चाहिए होती है, आपका पैन कार्ड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सारे लोग बस सोचते हैं कि हम बचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी भी नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स भी लिस्ट नहीं है, क्रिप्टो विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को जो है समझना चाहिए और उसके हिसाब से कुछ ना कुछ वर्कआउट करके एक पूरा का पूरा खांचा जो है तैयार करना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट जिस हिसाब से समझ रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें और बेटर क्लियर होती दिखें और हम सब उसके लिए वेट कर रहे हैं। अब रेगुलेशंस के लिए बात करें तो हमें लगता है शायद इस टर्म में तो ना आए, अगली बार सरकार आती है वो डिसाइड करे कि क्या होंगे और रेगुलेशन शायद तब हमें आते दिखें। तो ये थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की, इन शॉर्ट क्या इंडियन एक्सचेंजेस हो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी चाहिए। हमारी पर्सनली यही एडवाइस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।